नमस्कार, न्यूज इंडिया में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और अब खबरों पर विस्तार से नजर डालते हैं। साइक्लोन यास तेजी से ओडिशा के दक्षिण में बालासोर के पास में बढ़ रहा है। चक्रवाती तूफान यास के ओडिशा के धामरा में दोपहर 1 बजे के आसपास टकराने की आशंका है। तूफान के मद्देनजर कई राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। मौसम विभाग के अनुसार यास नाम का ये तूफान गंभीर चक्रवाती तूफान जब तट से टकराएगा तो उस दौरान 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलती हुई महसूस होगी। ओडिशा और बंगाल के तटीय इलाकों में बरसात लगातार चल रही है। कुछ ही घंटों में तूफान ओडिशा के तट से टकराएगा। यास चक्रवात तूफान की वजह से खराब हुए मौसम के कारण कोलकाता एयरपोर्ट से उड़ने वाली फ्लाइट्स को शाम 7:45 के लिए यहां पर स्थगित कर दिया गया है तब के लिए। वहीं पर भारतीय रेलवे ने ओडिशा बंगाल की सभी ट्रेनों को फिलहाल कुछ वक्त के लिए कैंसिल कर दिया है। तूफान के अलर्ट की वजह से ओडिशा बंगाल के अलावा बिहार और झारखंड की भी कई ट्रेनों को यहां पर मौसम विभाग के अलर्ट के बाद रद्द कर दिया गया। पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। सबसे ज्यादा असर अगर कहीं पर दिखाई देगा तो कहा जा रहा है वो पश्चिम बंगाल और ओडिशा में कई जगहों पर यास तूफान का कहर दिखाई दे जा सकता है। साथ ही हम आपको बता दें, ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से, जहां पर आप इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यास तूफान का कहर यहां पर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 140 और 130 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये हवाएं यहां पर चलती हुई नजर आ रही है। नदियों में यहां पर उफान देखने को मिल रहा है और ये सीधी तस्वीरें हम आपको पश्चिम बंगाल की दिखा रहे हैं। आपको बता दें, प्रशासन की ओर से लगातार यहां पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। तटीय इलाके जो हैं वहां पर स्पेशली लोग जो रहते थे उन्हें वहां से बाहर निकाल दिया गया है, उन्हें किसी दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया गया है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं पश्चिम बंगाल से। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार ललन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। ललन सिंह सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर आपका। ललन सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? दोबारा उनसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आपको पश्चिम बंगाल से दिखा रहे थे, जहां पर आप देख सकते थे कि किस तरीके से लगातार वहां पर बरसात का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है। तूफान जो है वो लगातार यहां पर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और साथ ही नदियों की अगर बात करें तो नदियों में जैसे जैसे बरसात हो रही है वैसे वैसे यहां पर नदियां उफान पर हैं। बहुत सारी जगह ऐसी है जहां पर कह सकते हैं कि खतरे के निशान के ऊपर से भी नदियां यहां पर बहती हुई नजर आ रही है। और जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, इन तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से पानी जो है वो लगातार यहां पर उफान मारता हुआ नजर आ रहा है। तमाम टीमें वहां पर तैनात कर दी गई है। एसडीआरएफ की, एनडीआरएफ की टीमें तैनात कर दी गई है। साथ ही आपको यह भी बता दें, नौसेना और सेना को भी यहां पर अलर्ट कर दिया गया है। और तस्वीरों में जितनी कह सकते हैं कि तेज बहाव से यहां पर पानी का उफान देखने को मिल रहा है, इसके साथ ही कहा जा रहा है 130 से 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से यहां पर हवाएं चलती हुई नजर आ रही है। इस बात को लेकर सरकार की ओर से भी अलर्ट जारी कर दिया गया है। आम लोगों से कहा गया है कि जितना हो सके अपने घर के अंदर रहें। डॉक्टर ललन सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज इंडिया पर। ललन सर, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ सुन रहा हूँ जी। जिस तरीके से लगातार कह सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिम बंगाल की तस्वीरें हम देख रहे हैं, उनको देखकर अंदाजा लगा सकते हैं किस तरीके से लगातार नदियां जो है वो उफान पर यहाँ देखती हुई मिल रही है। हवाएं जो है वो तेज चलती हुई नजर आ रही है। कह सकते हैं कि वाकई यहाँ पर सेना और प्रशासन की ओर से सरकार को पूरी तरीके से अलर्ट कर दिया गया है। मैडम, इसमें कोई शक नहीं है। जो यहाँ से जो तूफान है उसके लिए 3-4 दिन से पूरी तैयारी हो रही थी। 185 किलोमीटर प्रति घंटे का जो ये हवा, और उड़ीसा के अंदर में इसका सबसे पहला प्रभाव मतलब भद्रक के अंदर होने वाला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि 115 टीम जो है एनडीआरएफ का इस मतलब तैनात हो चुका है। और इंडियन आर्मी का 9 जगह इनकी तैनाती की गई है। और कोस्टल गार्ड और भारतीय नौसेना ये पूरी तौर पे मुस्तैद है। मैं ये बताना चाहूंगा कि साइक्लोन जो है ये बहुत ही जबरदस्त है। लगभग 12 लाख जो
लोग हैं जो उस प्रभावित क्षेत्र के अंदर हैं, उनको शरणार्थी कैंप में लाया गया है और 5 स्टेटों में इस मौसम का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिसमें बिहार और झारखंड में बारिश की पूरी तेज संभावना बनी रहेगी 30 तारीख तक। मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये जो चक्रवात है वो शायद 20 साल के अंदर सबसे बड़ा चक्रवात है। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जो अभी 5 दिन पहले जो हादसाएं मुंबई में हुई थी, उन सबसे बचाव करने के लिए इस हादसे को रोक और हर तरह से मुस्तैदी के तौर पे हमारी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, बीएसएफ और उसके बाद अर्धसैनिक बल और नौसेना और कोस्टल गार्ड सभी मुस्तैद हैं। चीफ मिनिस्टर दोनों जो है अपने कंट्रोल रूम में पूरी रात रही है और भारत सरकार ने पूरी तौर से आर्थिक और सामरिक तौर से इससे बचाव के लिए आर्थिक मदद भी घोषित कर चुके हैं, जो कि बहुत ही काबिल तारीफ है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस महान चक्रवात में भी जो हालात है 185 किलोमीटर का, उससे हमारे देश के आम जनता और प्रशासन और फौज के द्वारा इसकी बचाव पूरी कर ली जाएगी। जी, इसके साथ ही कह सकते हैं जिस तरीके से सर आपने बताया कि वाकई ही तमाम तैयारियां यहाँ पर सेना की ओर से, नौसेना की ओर से यहाँ पर लगातार चलती हुई नजर आ रही है। सरकार की ओर से भी सेना और नौसेना को यहाँ पर अलर्ट कर दिया गया है। तमाम टीमें हैं, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमों को वहां पर लगा दिया गया है ताकि इस दौरान जब तूफान का कहर बरपे तो कोई अप्रिय घटना वहां से ना देखने को मिले। इसके अलावा आपसे ये भी जानना चाहेंगे, जिस तरीके से सेना को वहां पर तैनात किया गया है, तो सेना की ओर से जो तटीय इलाके हैं वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं उनको यहाँ पर कहीं और शिफ्ट किया गया है। तो मैंने आपको बताया कि 12 लाख शरणार्थी के कैंपों में रखे गए हैं, ये वही लोग हैं जो तटीय इलाके के अंदर हैं। और एनडीआरएफ की जो 115 टीम तैनात की गई थी और जो नेवल और कोस्टल गार्ड, इन्होंने पहले से चिन्हित कर दिया था कि इनको जबरदस्ती भी उस शरणार्थी कैंप में ले जाया गया है। और मैं सबसे बड़ी बात यह बताना चाहूंगा कि इस बार किसी भी हालत में जो मुंबई में हादसे हुए उनका ध्यान रखा गया। जितनी भी वहां पे जहाजें थी सबको बंदरगाह में लाकर स्थापित किया गया और इनके ऊपर बहुत सख्ती बरता गया और कोई भी किसी भी तरह का कोई हालात न बिगड़े उसके लिए एनडीआरएफ अपनी पूरी ऑपरेटर्स इक्विपमेंट के साथ बेहतर ढंग से चौकस है। और इसके प्रधानमंत्री अपने लगातार अपने पीएम ऑफिस से, और सबसे बड़ी चीज है कि चीफ मिनिस्टर का तालमेल भी इस बार बहुत बेहतर है अपने आज से 7 दिन पहले का। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपके माध्यम से यह चक्रवात हमारे लिए जरूर तकलीफदायक है, लेकिन इसके समाधान को हम बेहतर ढंग से कर पाएंगे, ये मेरी मतलब अपनी एक्सपीरियंस है। ठीक है सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको बता दें रक्षा विशेषज्ञ ललन सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे। जिस तरीके से उन्होंने बताया लगातार यहाँ पर यास तूफान जो है वो कहर बरपाता हुआ नजर आ रहा है और उसी को लेकर यहाँ पर प्रशासन की ओर से भी तमाम तैयारियां की जा रही है। साथ ही नौसेना और सेना की बात करें तो वो भी फिलहाल अलर्ट पर है। सरकार भी लगातार अपने स्तर पर कोशिश कर रही है कि किसी भी तरीके से कोई भी अप्रिय घटना इस दौरान ना देखने को मिले। चलिए बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, कृषि कानूनों के खिलाफ में आंदोलन कर रहे किसान कोरोना काल में आज काला दिवस मना रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता और नेता राकेश टिकैत की ओर से कहा गया है कि इस काला दिवस के दौरान राज्य में जितने भी ज्यादा लोग हैं वो यहां पर आकर भीड़ इकट्ठा ना करें। उनकी ओर से यह भी कहा गया कि ज्यादा लोग यहां पर एक साथ इकट्ठा ना हो। कई लोगों के बॉर्डर के पास घर है तो वो वहां से आएंगे यहां पर। साथ ही उनकी ओर से यह भी कहा गया है कि जो लोग अपने गांव में अपने ट्रैक्टरों पर, अपनी गाड़ियों पर, मोटरसाइकिलों पर काला झंडा लहराएंगे, लोग अपने हाथों में काला झंडा लेकर सरकार के खिलाफ यहां पर विरोध दर्ज करवाते हुए नजर आएंगे। किसान नेताओं का यह भी कहना है कि कृषि कानूनों के विरोध में देश के किसान दिल्ली के चारों तरफ बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। केंद्र सरकार की हठधर्मिता अभी तक खत्म नहीं हो रही। किसानों ने बंगाल चुनाव में सरकार का अहंकार पूरी तरीके से तोड़कर रख दिया। पिछले 6 महीने से किसान लगातार अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन सरकार हमारी एक भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं। तो आपको बता दें, केंद्र सरकार की ओर से जो 3 कृषि कानून लेकर आए हैं उसका लगातार किसान संगठनों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। किसान आंदोलन को लगभग 6 महीने हो गए और उसी को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि आज किसानों की ओर से काला दिवस मनाया जाएगा। तमाम किसान जो है वो हाथों में काले झंडे लेकर सरकार के खिलाफ यहां प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको बता दें, इसी खबर पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारे वरिष्ठ सहयोगी रमेश पुरोहित जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रमेश जी, जिस तरीके से कह सकते हैं पिछले 6 महीने से लगातार किसान आंदोलन करते हुए नजर आ रहे हैं। बीच में कह सकते हैं कि कोरोना की तमाम खबरें आई थी, उस दौरान किसान आंदोलन का इतना असर देखने को नहीं मिला था। तमाम लोग जो है वो अपने घरों की तरफ शिफ्ट होते हुए भी नजर आ रहे थे। लेकिन जैसे जैसे चुनाव खत्म हुए, कोरोना की रफ्तार धीरे धीरे खत्म होती हुई नजर आ रही है। उसके बाद से एक बार फिर किसान आंदोलन जो है वो काफी यहाँ पर प्रमुख होता हुआ नजर आ रहा है। आपसे जानना चाहेंगे, आज काला दिवस वो मनाएंगे, क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं आने वाले दिनों में कि ये आंदोलन इसी तरीके से चलता रहेगा, या आज जब काला दिवस मनाया जाएगा तो उम्मीद कर सकते हैं कि सरकार की आंखें खुलेगी? ये प्रीति सही कह रही हैं कि ये किसान आंदोलन जो है 6 महीने पूरे हो गए। और आप इस तारीख और टाइमिंग के ऊपर ध्यान दें कि आज ही के दिन 2014 में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पहली बार जो है प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। तो ये काफी अहम हो जाता है। इसके राजनीतिक संकेत भी सामने उभर करके आते हैं। यही राकेश टिकैत है जो बार बार इस आंदोलन को एक लंबे समय तक खींचने की बहुत पहले से ये जो है घोषणा कर चुका है, संकेत दे चुके थे और अक्टूबर तक चलाने की बात कह रहे थे। और बाद में जो 5 राज्यों के विधानसभा के जो चुनाव हुए उस दौरान भी उन्होंने यही कहा था कि इसको पूरे देश में भी फैलाया जाएगा। तो एक मंतव्य पर जो सवाल खड़े होते हैं, और कोई भी आंदोलन अगर इतने लंबे समय तक अगर चलता है, मतलब वो जो दिन खिंचता जाता है तो उसकी उपयोगिता पर भी जो है संदेह प्रकट होता है। लिहाजा और अब ये 2024 तक की बात करते हैं कि हम लोग 2024 तक भी इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की तैयारी कर चुके हैं। तो लिहाजा यह जो आंदोलन किसानों की मूलभूत जो समस्याएं थी और 3 कानूनों को वापस लेने के इरादे के साथ में जो शुरू किया गया था, केंद्र सरकार अपने अभी भी उसी बात पर एडमेंट है कि 3 केंद्रीय कानून जो बनाए गए हैं वो वापस तो नहीं होंगे, लेकिन हाँ किसानों की इसके बारे में जो चिंताएं हैं उनको धीरे धीरे दूर किया जाएगा। तो पिछले दिनों केंद्र सरकार ने जो सब्सिडी DAP में जो घोषणा की है वह भी किसानों के हित में, जिसमें कि 15,000 करोड़ से भी ज्यादा की सब्सिडी दी गई है। तो केंद्र सरकार लगातार किसानों की जो दिक्कतें हैं उनको दूर करने का प्रयास करती जा रही है। और ये केंद्रीय जो कानून 3 बने हैं उनका मंतव्य भी केंद्र सरकार की ओर से यह बताया जा रहा है कि ये किसानों के हितों में है। लेकिन राकेश टिकैत और उनके जो सहयोगी लगातार इस मामले को लेकर के 6 महीने से जो है सड़कों पर उतरे हुए हैं। और इस दौरान आप देखिएगा कि कोरोना का जो विस्फोट हुआ और आज भी कोरोना संक्रमण की जो महामारी वो लगातार फैलती जा रही है, तो ज्यादा कंसर्न तो ये होना चाहिए था कि आपको प्रतिक्रियात्मक रूप से सरकार के संज्ञान में ये सारी चीजें ले आनी चाहिए थी कि भाई हाँ किसान इन 3 कानूनों के विरोध में हैं और किन किन बातों पे उनको दिक्कतें हैं और वो केंद्र सरकार तक पहुंचाए। और पिछले दिनों नरेंद्र सिंह तोमर जो कृषि मंत्री हैं उन्होंने भी जो किसानों से आह्वान किया है कि केंद्र सरकार बगैर किसी शर्त के जो बातचीत के लिए तैयार है। तो अब किसान प्रतिनिधियों के ऊपर यह जिम्मेदारी ज्यादा बन जाती है कि वे अपनी जायज मांगों के और तर्कों के साथ में केंद्र सरकार के साथ बैठे, टेबल टॉक करे और उस टेबल टॉक में जो फैसला निकले वह ले। और ज्यादा लंबा अगर आंदोलन खिंचता तो वो किसी के भी हित में नहीं होता, ना तो वो किसानों के हित में होता है, ना पूरे देश और समाज के और खुद किसान जो व्यक्तिगत रूप से है उसके भी हित में होता है। लिहाजा और आप इस बात का भी एक गौर करिए कि इन दिनों में जो किसानों की जो पैदावार हुई है, जिन क्षेत्रों के जो किसान सड़कों पर बैठे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, आप देखिए कि पंजाब और हरियाणा ये सबसे ज्यादा जो है कृषि पैदावार इन्हीं इलाकों में हुई है। तो ये कहाँ से हुई, कैसे हुई और उनकी आमदनी कितनी बड़ी है, ये वो खुद आंकड़े बयां करते हैं। लिहाजा कथनी और करनी में जो भेद जो सामने उभर कर आ रहा है उसको दूर करते हुए दोनों पक्ष बिल्कुल पुरोहित जी, कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सरकार को वाकई ही अब इस पूरे मसले को खत्म कर देना चाहिए, या फिर कह सकते हैं जिस तरीके से सरकार के तमाम मंत्री ये कह चुके हैं कि हम बातचीत के लिए यहाँ पर तैयार हैं, लेकिन किसान जो है वो हमसे सही तरीके से बातचीत करने के लिए आगे नहीं आ रहे। तो कह सकते हैं कि दोनों पक्ष की ओर से मिलकर इस मसले को खत्म करना चाहिए। आप हमारे साथ बने रहिएगा। इसी बीच हम आपको बता दें, दिल्ली से हमारे ब्यूरो चीफ प्रशांत हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रशांत, जिस तरीके से लगातार
काफी दिनों से 6 महीने के लगभग आसपास वक्त हो गया है किसानों का आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है। शुरुआत में जितना जोर पकड़ता हुआ ये आंदोलन लग रहा था, धीरे धीरे कह सकते हैं कि उतना ये नहीं पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। धीरे धीरे इसका असर कम होता हुआ नजर आया। बीच में कोरोना, चुनाव, तमाम ऐसे मामले निकलकर प्रशांत सामने आ गए कि लोग भूल गए थे कि किसानों का आंदोलन भी चलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन आज जब किसानों की ओर से कह सकते हैं कि हर जगह पर काला दिवस मनाया जा रहा है, काले झंडे यहां पर सरकार के खिलाफ लहराए जा रहे हैं। दिल्ली से कह सकते हैं सबसे पहले इसकी शुरुआत हुई थी। आपसे जानना चाहेंगे, अगर दिल्ली की बात करें, आसपास के इलाकों की बात करें, तो इसको लेकर कितना असर वहां पर दिखाई दे रहा है प्रशांत? जी देखिए, किसान आंदोलन तो दिल्ली की बॉर्डरों पे चल रहा था, उसको 6 महीने हो गए। और आपका कहना है ठीक है, चाहे वो चुनाव रहे हो, कोरोना रहे हो, लोगों ने वो किसी भी राजनीतिक दल न हो, उन्होंने किसानों की मांगों को लगभग भुला दिया था और भूल गए थे कि दिल्ली के बॉर्डर पर भी किसान बैठे हैं। आप देखिए कि ये जब सब हुआ, इससे पहले किसानों और सरकार में लगभग 11 बार बात हुई है और आखिरी बार जो बात हुई थी 22 जनवरी को। उसके बाद 30 जनवरी को लाल किले पर किसानों का एक समूह आता है, हिंसा होती है दिल्ली के अंदर। उसके बाद से एक माहौल बदला है और सरकार और किसानों के बीच जनवरी से लेकर अभी तक कोई वार्ता नहीं हो पाई है। और आप देखिए, अब 6 महीने हुए, उसके बाद किसानों ने घोषणा की है कि आज काला दिवस मनाया जाएगा, अपने घरों पे काले झंडे लगाए जाएंगे और प्रधानमंत्री और सरकार का पुतला फूंका जाएगा। हालांकि राकेश टिकैत का कहना है कि किसी अन्य राज्य से या अन्य जगहों से आज कोई जत्थे नहीं आएंगे, लेकिन फिर भी पंजाब और हरियाणा की कई जगहों से सिंधु बॉर्डर पर लगातार जत्थे पहुंच रहे हैं और आप देखिए उनमें भारी संख्या में महिलाएं पहुंची हैं। तो इसको देखते हुए दिल्ली पुलिस ने विशेष इंतजाम किए हैं और बॉर्डर पर महिला सुरक्षा बल अधिक मात्रा में तैनात किया गया है। और देखिए, आशंका है कि कहीं ऐसा ना हो किसान समूह के बीच में कोई अराजक तत्व इसका फायदा उठाएं और दिल्ली के अंदर घुसकर कोरोना का प्रोटोकॉल तोड़े और फिर से कोई हिंसा ना हो जाए। इसलिए जितने प्रमुख स्थल हैं, चाहे वो इंडिया गेट हो, पीएम हाउस हो, राष्ट्रपति भवन हो, सभी जगह विशेष सुरक्षा बरती जा रही है। जहां पे बॉर्डर का रास्ता है, जहां से दिल्ली में प्रवेश किया जा सकता है, वहां बैरिकेटिंग की गई है। विशेष रूप से आज जांच की जा रही है। हालांकि जनता कर्फ्यू के चलते पहले से ही जांच हो रही थी, लेकिन अब विशेष रूप से जांच की जा रही है कि आप किस लिए दिल्ली में जाना चाह रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो भारी संख्या में किसान आज फिर घुस जाए। तो उसको लेकर के पुलिस सतर्कता बरत रही है। और देखिए, किसान आंदोलन की बात करें तो विपक्षी दलों ने भी उनको आज फिर समर्थन दिया। एक चिट्ठी जारी की थी, 12 विपक्षी दलों ने एक संयुक्त रूप से बयान जारी किया था और मांग की थी केंद्र सरकार से भी कि किसानों से फिर वार्ता शुरू होनी चाहिए और अब इसका स्थायी हल निकलना चाहिए। जी प्रीति। बिल्कुल प्रशांत, आपने सही कहा, इस पूरे मसले का स्थायी हल निकलना चाहिए। लेकिन प्रशांत, जिस तरीके से आपने भी इस बात को एग्री किया है कि पहले चुनाव आ गए थे, उसके बाद कोरोना यहाँ पर आ गया था और धीरे धीरे कह सकते हैं कि तमाम ऐसे मसले निकलकर सामने आए कि लोग भूल गए थे कि वाकई किसानों का आंदोलन चलता हुआ नजर आ रहा है। अब उम्मीद कर सकते हैं कि तमाम चीजें धीरे धीरे कम होती हुई नजर आ रही है। देखिए प्रीति, ये तो शाम तक ही झंडे तो लगे रहेंगे। ये क्या उतारते, जो झंडे लग गए अपना लगे रहेंगे। तो शांतिपूर्वक सारी चीजें हो, शांतिपूर्ण तरीके से। और कोरोना को लेकर क्या कुछ आप लोगों ने प्रोटोकॉल का पालन करने के लिए क्या कुछ कर और वो तो जो उसकी गाइडलाइन है उसका पालन कर रहे हैं। मास्क लगाएंगे लोग, अपना सैनिटाइजर करते रहते हैं और दूरियां बनाकर रहते हैं। अपनी जो झोपड़ियां बन रही तो उसमें दूरियां बनाकर लोग रहते हैं। ये बताइए, आज क्या बाहर से कुछ किसान आएंगे आप लोगों का समर्थन नहीं करने के लिए? ज्यादा कोई लोग नहीं बुला रखे आज। जो रूटीन में जो जहाँ है वो वहीं पे ही रहेगा। कोई भीड़ भाड़ कोई नहीं, कोई भीड़ नहीं है, कोई भीड़ नहीं। पिछले कुछ दिनों पहले कृषि मंत्री ने ये भी कहा था कि अगर किसान प्रस्ताव लेकर आए तो हम लोग बात करने के लिए तैयार है और डीएपी जो है कि फायदेमंद वो किसानों के लिए बताया हुआ था। क्या कुछ कहना चाहेंगे संबंध में? डीएपी का 1200 रुपए का रेट था पहले ही बहुत महंगा था, उसका 1900 रुपए का रेट हो गया। फिर जब आंदोलन हुआ, बात हुई, लोगों ने अपने विचार रखे, विरोध करा, तो फिर उन्हें 1200 रुपए का करीब कर दिया वो। और ये लगता है कि ये 3-4 महीने के लिए करा है, उसके बाद में फिर ये उसी रेट पे चला जाएगा। तो वापसी करने का मतलब ये नहीं होता कि आप रेट बढ़ाओगे फिर वापसी कर लोगे और कहेंगे जी हमने देखो कितना बड़ा काम कर दिया। आप 1200 से नीचे इसको लेकर आओ। तो ये हमारा वो है। और जो उन्होंने प्रस्ताव की जो बात करी, हमने चिट्ठी लिखी उनको। प्रस्ताव हमारा कोई नहीं है, हमारा ये है कि 3 कानून वापसी हो, एमएसपी पे कानून बने और जो मसले होंगे उस पर बैठ कर बातचीत होगी। 6 महीने 1 दिन पूरे हो गए, आगे की क्या रणनीति आप लोगों की? हम क्या कहीं जा रहे हैं? ये आंदोलन चलेगा?
जब तक सरकार नहीं मान रहे। अब हम डेट क्या दे इसकी कि कब तक चलेगा, हमारे क्या को ना कोई अवधि नहीं हमारी, कोई अवधि नहीं। तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें देख रहे हैं आप। तो आपको बता दें, सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे गाजीपुर बॉर्डर से, जहां पर आपने देखा राकेश टिकैत किस तरीके से अभी भी सरकार की ओर से जो भी यहां पर उन्हें भरोसा दिलाया जा रहा है वो बात यहां पर वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं है। प्रशांत, आपने देखा किस तरीके से उन्होंने कहा कि 4-5 महीने के बाद फिर से दाम यहां पर बढ़ते हुए नजर आ जाएंगे। कुल मिलाकर कह सकते हैं कि किसान इस बात को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं है कि सरकार की ओर से जो भी फैसले लिए जाते हैं या सरकार की ओर से जो भी आश्वासन दिया जाता है वो राजनीति से परे है। चीज को तो समझना होगा, चाहे वो किसान संगठन हो या सरकार हो, दोनों को एक दूसरे पे भरोसा रखना होगा। आप देखिए, अभी राकेश टिकैत की हम बात सुन रहे थे और वो लगातार कह रहे थे कि डेट हम नहीं बताएंगे, सरकार बताए, हम तो बैठे रहेंगे। तो कहीं ना कहीं आपको सरकार पे एक भरोसा करना होगा, देश के सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा करना होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी दखल देते हुए उस समय फैसला दिया था कि जब तक दोनों पक्षों में सहमति नहीं बनाई जाएगी तब तक इन तीनों कृषि बिलों पर ऐसा ही रोक लगाई जाती है। सरकार भी उस पर कुछ समय के लिए रोक लगाने को तैयार हो गई थी कि पहले आप और हम मिल बैठ के सुलझा लेते, तब तक उस बिलों पे रोक लगा दी जाती है। वो रोक 11 महीने की हो सकती है, 2 साल की हो सकती है, 3 साल की हो सकती है। तो कहीं ना कहीं अब किसान संगठनों को भी ये समझना होगा कि एक अस्थायी रोक लगवा ली जाए ताकि जो किसान बॉर्डर पर बैठे हैं उनकी सुरक्षा का भी ध्यान रखा जा सके। हालांकि शुरुआत में किसान कहते नजर आए कि कोरोना कुछ नहीं होता है, वैक्सीनेशन गलत है। हालांकि अब वहाँ वैक्सीनेशन भी शुरू हो गया है, कोरोना को लेकर भी बचाव किए जा रहे हैं, चाहे वो काढ़े का वितरण हो या अन्य कोई एलिमेंट्स हो, उनका लगातार इम्यूनिटी पावर बढ़ाने का कार्य किया जा रहा है। लेकिन फिर भी राकेश टिकैत या अन्य कोई किसान नेता, उनको समझना होगा कि किसानों के हित में अब कहीं ना कहीं इस आंदोलन को एक स्थायी रूप से विराम देना होगा। बिल्कुल प्रशांत, और इस बात से इनकार नहीं कर सकते कि अब ये आंदोलन एक बार फिर से मुखर होता हुआ नजर आएगा। जिस तरीके से तमाम 6 महीने से धीरे धीरे ये कह सकते पिछड़ता हुआ चल रहा था, तमाम लोग ऐसे थे जिन्हें शायद पता भी नहीं था कि किसान आंदोलन जो है वो अभी भी चलता हुआ नजर आ रहा है। उम्मीद कर सकते हैं कि अब से जब ये दोबारा मुखर होता हुआ नजर आएगा तो कहीं ना कहीं सरकार भी इस बारे में सोचेगी कि वाकई तमाम कामकाज निपटते हुए नजर आ रहे हैं। अब दोबारा से अगर आंदोलन अख्तियार रूप लेता है तो आने वाले दिनों में और भी परेशानी बढ़ेगी। तो चाहेंगी सरकार भी कि जल्द से जल्द इस मामले का हल निकले। देखिए प्रीति, आप जो कह रहे हैं कि दोबारा रूप बड़ा हो सकता है, तो उसकी संभावनाएं अभी बहुत कम है, क्योंकि कहीं ना कहीं आम आदमी के मन में भी एक डर होगा कि कोरोना बहुत तेजी से फैला है, अभी कुछ जाके उस लहर पर काबू पाया गया, तो दिल्ली में या और किसी राज्य में कोई भी नहीं चाहेगा कि कोरोना उस स्तर पर दोबारा फैले। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि डिजास्टर एक्ट लगा हुआ है। आपको याद होगा कि पहले भी ऐसा हुआ था, अगर जरूरत पड़ी तो सरकार उन्हें समझा के किसी भी तरीके से हटाने का प्रयास करेगी। और कहीं ना कहीं किसान नेताओं में बहुत लोग इतना समझेंगे कि किसानों पहले जरूरी है, क्योंकि आप मांग तो किसानों के लिए कर रहे हैं, और जब किसान सुरक्षित ही नहीं रहेंगे तो आप मांग किसके लिए करेंगे। तो कहीं ना कहीं अब कोरोना प्रोटोकॉल को लेकर समझाइश की जाएगी, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की ओर से की जाए या केंद्र सरकार की ओर से की जाए। लेकिन बिल्कुल प्रशांत, हर कोई यही चाहता है, बेशक वो किसान हो या फिर सरकार, हर कोई यही चाहता है कि जल्द से जल्द इस मसले का हल निकले, क्योंकि किसान सरकार के साथ साथ आम जन जो है वो भी इस आंदोलन से काफी परेशान होता हुआ नजर आ रहा है। आप दोनों हमारे साथ जुड़े, बातचीत करी और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।